फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे ज्यामिति की, संपूर्ण ज्यामिति की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ज्योमेट्री की, ये ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो आप अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये सीरीज़ जो है लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम बेसिक से लेके पूरे फैक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके कुल कितने प्रमेय हैं, किस प्रकार के प्रमेय किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे फैक्ट इसमें हम बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और सीरीज यदि पसंद आ रही है तो आप सीरीज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, तो आप अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, या है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसका लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से भी उस फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज कैसी लग रही है, आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर हमें मिलनी चाहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फिर से अपने उसी प्रकार से मेहनत करके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसके पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, तो उसमें हमने जो इसके पहले की चीज़ें थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। तो ये सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में बात करेंगे। देखिए क्या है इसमें कि अगर कोई लंब है, यदि कोई रेखा पे, यदि किसी रेखा पे एक लंब डाला जाता है, यदि यह लंब क्या है, इस भुजा को समद्विभाजिक बराबर अगर भागों में बांट देता है, तो ये इस बिंदु पर जो लंब रेखा है, इस पे अगर कोई भी, अगर हम क्या करते हैं, रेखा अगर उससे टच करते हैं, खींचते हैं, तो ये क्या होगा, आपस में क्या होंगी, ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, यह है आपका ए क्यू, तो ए क्यू आपस में बराबर होगी, वो बराबर होगी बी क्यू के। ठीक है, वहीं आपस में ये बराबर होगी, ए पी बराबर होगी और ये होगा बी पी। तो दोस्तों, यदि कोई रेखा है जिस पे लंब आर्धक, अर्थात लंब आर्धक की बात कर रहा है, समद्विभाजक, यदि लंब ये रेखा को अगर दो बराबर भागों में बांटता है, तो इस लंब पर अगर कोई भी बिंदु आपस में मिलाते हैं तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ये रेखा और ये वाली, ये आपस में क्या होगी, इक्वल होंगी। वहीं यहाँ पे ये वाली रेखा और ये वाली क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। यदि यहाँ पे 90 का एंगल बनता है और ये दोनों रेखाएं जो इधर की आपस की बाइसेक्टर है, ये क्या है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर अर्धक की। यदि एक रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे तो रेखा अर्धक कहलाती है। मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये कोण आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कोण है, इस कोण को यदि कोई रेखा, अगर कोई रेखा इनको दोनों बराबर भागों में बांट देती है तो रेखा क्या कहलाती है, अर्धक कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एंगल बना रही है, यहाँ पे भी एक्स बना रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये रेखा क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर। वही बात करते हैं, यदि देखिए यहाँ पे बात की गई है, जो यदि कोई कोण है, यहाँ पे कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ये कोण बराबर भागों में बांटती है, ये थीटा है, तो यहाँ भी ये भी थीटा है, तो इस बाइसेक्टर पर अगर एंगल बाइसेक्टर जो रेखा है, इस पर कोई भी अगर आप बिंदु ले लेते हैं, कोई भी बिंदु ले लेते हैं, तो इन जो एंगल वाले कोण हैं, यहाँ से अगर ये दूरी हमेशा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अगर 90 का एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, वहीं पे ये वाली भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं को समान दूरी पर स्थित होता है। देखिए कह रहा है कि अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं पे समान दूरी पर स्थित होता है। तो अर्धक जो होता है, ये इस पे जो बिंदु होता है, ये समान दूरी पर, दोनों भुजाओं पर समान दूरी पर स्थित होता है। तो यहाँ पे जो कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए तिर्यक की बात करते हैं। यदि कोई रेखा तिर्यक, कोई देखिए अगर कोई रेखाएं हैं, जैसे ये समांतर नहीं है, इसका मतलब निश्चित नहीं है कि ये समांतर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है।
तो लेकिन यहाँ पे जो कोण बनेंगे वो कितने प्रकार के, 8 कोण बनेंगे, जो कि यहाँ पे एकांतर संगत एंगल जो भी बनेंगे वो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो बात किया गया 8 कोण बनेंगे। पहला कोण जो बनेगा बाह्य कोण बनेगा। बाह्य कोण की बात करते हैं तो यहाँ देखिए बाह्य जो बाहर की ओर है 1 है, यहाँ पे 2 है, 7 है और 8 है, ये क्या है, बाह्य कोण है। वहीं कहते हैं अंतः कोण की, इंटीरियर एंगल, जो कि अंतः कोण होते हैं। अंतः कोण यहाँ की 3 हैं, 4, 5, 6, जो कि यहाँ पे अंतः कोण कहलाएंगे। वहीं बात करते हैं एकांतर अंतः कोण की, तो एकांतर अंतः के कोण की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो है, ये 3 और ये 5, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। वहीं बात करते हैं 4 और 6 की, ये भी एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है। अगर बाह्य कोण की बात करते हैं तो बाह्य कोण देख लीजिए यहाँ इसमें कौन सा होगा, 2 होगा, ये बाह्य एकांतर, और ये 8 होगा, यहाँ पे 1 होगा और ये होगा आपका 7, ये हो जाएंगे बाह्य अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ ये बात समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में समांतर नहीं हैं, इसलिए कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे ये भुजाएं, ये अगर दोनों ए बी और सी डी समांतर होती तो यहाँ पे कोण भी आपस में बराबर हो जाते। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ जो बात की गई है ए बी सी डी के क्या है, समांतर है, और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे जो एकांतर कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। देखिए संगत कोण कौन सा होता है, संगत कोण की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो रेखा ये है, इसके संगत अगर बात करते हैं 1 का, तो संगत यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं 2 की, तो 2 जो होगा ये संगत कोण है, जो कि 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। वहीं बात करते हैं 3 की, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये 7 के बराबर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं 4 की, तो ये 8 के बराबर हो जाएगा, जो कि ये क्या है, संगत कोण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एकांतर अंतः कोण की, तो देखिए एकांतर अंतः कोण एवं बाह्य कोण जो कि वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एकांतर अंतः कोण देखिए, एकांतर अंतर जिनमें अंतर है एक दूसरे के विपरीत है। देखिए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 जो कि एकांतर है वो किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेखा ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं, जो कि ये आपस में क्या हैं, समांतर हैं, और यहाँ पे 3 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 4 और 6 की, बराबर हो जाएगा कोण, ये वाला कोण 4 और 6 जो कि आपस में बराबर हो जाएगा। वहीं 2 और 8 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो देखिए 2 ये है और यहाँ पे क्या है, ये 8 है, एकांतर कोण है, जो कि बाह्य एकांतर कोण है। उसी प्रकार 1 और 7 आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे देखिए बात करते हैं क्या, इसमें क्या है कि अगर समांतर रेखाएं हैं तो उसमें से इनका योग जो कि तिर्यक के एक ही ओर अंतः एवं बाह्य कोणों का योगफल 180 होता है। देखिए अगर 3 ये है, देखिए एंगल ये वाला एंगल एकांतर कोण, और यहाँ पे बात करते हैं ये देखिए संगत जो कि 6, तो यहाँ ये आपस में 180 का एंगल बनाएंगे। वहीं बात करते हैं 4 और 5 की, तो 4 और 5 भी आपस में क्या, दोनों मिल के एक 180 का एंगल बनाएंगे। वहीं पे 2 और 7 भी आपस में क्या करेंगे, ये भी आपका बनाएंगे। अंतः एवं बाह्य कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतः की बात कर रहा है, तो ये अंतः कोण है, जो इनका मान 180 अंश होगा। ये बाह्य कोण है, तो ये बाह्य कोणों का मान कितना होगा, 180 के बराबर होता है। तो ये बात आपको समझ में होगी। लेकिन जब ये रूल्स तभी लागू होंगे जब रेखाएं क्या हों, आपस में समांतर हों और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है,
अंतःकोणों का अर्धक एक दूसरे को 90 के एंगल पर काटता है। देखिए यहाँ पे बात है जो कि अगर एक रेखा है, इसका जो है कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर यदि जो देखिए एंगल, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, इसका अगर अर्धक करते हैं, ठीक है, वहीं पर इस वाले एंगल का अर्धक करते हैं, तो ये एंगल जो होगी, जो जहाँ पर मिलेगा वो वहाँ पे कितने का एंगल बनाएगा, ये 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये 90 का एंगल बनाएगा। ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतःकोणों का अर्धक क्या बनाता है, आयत बनाता है। देखिए ये जब अगर 90 है तो यहाँ पे भी अगर बाइसेक्टर हम मिलाते हैं तो एक दूसरे को, तो ये भी 90 बनाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, ये आपका 90 है, ये भी 90, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक आयत का निर्माण करेंगे। ठीक है, अंतःकोणों का अर्धक आयत बनाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट रूल क्या है, यदि तिर्यक लंबवत हो तो अंतःकोण का अर्धक वर्ग बनाता है। बात कर रहा है कि एक दो समांतर रेखाएं हैं, इन समांतर को एक क्या है, लंबवत रेखा जो कि इनको क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपका 90 का बना रहा है, लंबवत है। ठीक है, तो इनका जो बाइसेक्टर होगा, इनका सबका बाइसेक्टर ये क्या बनाएगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, जो कि बाइसेक्टर होगा तो 90 बनाएगा ही। वहाँ पे ये बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये भी आपका क्या करेगा, 90 का एंगल बनाएगा। अर्थात ये क्या बनाएगा, एक वर्ग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ये सब रूल्स हैं, इनको आप याद कर लें, ये एग्जाम में डायरेक्ट ही यूज होते हैं, तो वहाँ से आपको इनसे इतनी जानकारी मिलती है कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कोई तिर्यक रेखा है, देखिए यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम एक और रेखा की फॉर्मेशन कर देते हैं ऐसे, तो बात कर रहा है कि ये वाला एंगल x है, वहीं ये वाला एंगल y है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई तिर्यक रेखा हम कोई एक रेखा खींच देते हैं जो इसके समांतर, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, जो कि ये एकांतर अंतःकोण हो जाएगा, जो कि आपस में बराबर होता है। तो ये x है तो यहाँ भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अर्थात ये वाला एंगल को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, जो कि आपको प्रूफ में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं 8 नंबर के रूल्स की। तो देखिए ये एंगल जो दिए x दिया हुआ है, ये दिया है आपका y दिया हुआ है, तो ये टोटल एंगल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये रूल्स हैं, इसको याद कर लें, ये एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोण की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोणों को मापने का 3 तरीका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है साष्टिक विधि, गतिक विधि दूसरा, तृतीय है वृत्तीय माप। तो यहाँ साष्टिक की बात करते हैं पद्धति की, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट वो कितने के बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री आपके 60 मिनट के बराबर होता है। वहीं एक समकोण जो होता है, एक समकोण होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से बात आपको समझ में होगी। तो एक समकोण बराबर आपका 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर आपका 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिल जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं गतिक पद्धति की। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांट जाता है, और जिसे मिनट कहते हैं। तो देखिए एक समकोण बराबर कितना होता है, 100 ग्रेड होता है, एक ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है यहाँ पे 100 सेकेंड। ठीक है, लेकिन जो यूज की जाती है मैक्सिमम वो होती है आपकी वृत्तीय माप। वृत्तीय माप क्या होता है, ये होता है आपका थीटा इक्वल टू होता है चाप की लंबाई बटे होता है, ये होता है त्रिज्या। ठीक है, ये होता है आपका थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या।
तो अगर बात करते हैं थीटा, तो एक पाई बराबर कितना मान होता है, इसका मान होता है 180 अंश का होता है। तो एक पाई बराबर यहाँ पे 1 डिग्री बराबर बात करेंगे तो 180/पाई। ठीक है। अगर रेडियन को अगर बदलना है, आपको अंश में बदलना है, तो उसको क्या करेंगे, पाई बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है। अगर रेडियन को अंश में बदल रहे हैं, तो रेडियन को अगर बदलना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई से यहाँ पे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अंश में बदल जाएगा। ठीक है। 1 डिग्री बराबर आपको पता चल जाएगा 180/पाई। तो इस प्रकार से इनका बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीगन की, बहुभुज की बात करते हैं। तो बहुभुज क्या होता है, एक ज्यामितीय आकृति जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ हो, बहुभुज कहला जाता है। देखिए, किसी ज्यामितीय आकृति में कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है। तो त्रिभुज यहाँ पे क्या है, एक पॉलीगन है। मैं चतुर्भुज की बात करते हैं तो उनमें 4 भुजाएं होती हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, सप्तभुज में 7, उसी प्रकार 10 भुज में 10 भुजाएं होती हैं। ठीक है। तो पॉलीगन क्या होता है, एक ज्यामितीय आकृति है जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा होना चाहिए। 3 रेखाखंडों से जो आकृति घिरी हुई हो वो क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं बहुभुज के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल बहुभुज। यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 से छोटा हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है ये एंगल जो कि 180 से छोटा है, क्योंकि एक रेजु रेखा जो होती है वो हमने बात की थी, वो 180 का एंगल बनाती है, लेकिन यहाँ पे 180 अंश से एंगल क्या है, छोटा है। अर्थात अगर 180 से छोटा हो तो क्या होता है, उत्तल बहुभुज कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यदि अवतल बहुभुज, कनकेव पॉलीगन की। तो यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 से ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है, वो अवतल बहुभुज कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल जो दिखा रहा है ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की। तो जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो होते हैं रेगुलर पॉलीगन से बनते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजा एवं सभी कोण आपस में बराबर हों, तो ये समबहुभुज कहलाता है। देखिए, यहाँ पे जो भुजाएं हैं ये समपंचभुज है, इसमें पांचों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ बात करते हैं ये कोण, तो ये कोण भी आपस में सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो ये हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन। ये वर्ग में सारे भुजाएं बराबर हैं, यहाँ एंगल भी सारे बराबर हैं। उसी प्रकार समबहुभुज त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो भी एक क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। बात करते हैं नॉन रेगुलर पॉलीगन की। तो यदि किसी बहुभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो तो समबहुभुज कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये कोई एक भी भुजा अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बहुभुज से संबंधित टर्म। ठीक है। देखिए, विकर्ण क्या कहेंगे, 2 क्रमागत शीर्षों को। देखिए, 2 क्रमागत शीर्ष, जैसे यहाँ पे एक शीर्ष ये हो गया, 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 ये शीर्ष हैं। अगर इनको हम मिलाते हैं तो इन शीर्षों को आपस में यदि हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये विकर्ण का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखिए, 2 अक्रमागत, देखिए यहाँ पे अक्रमागत की बात करते हैं, जैसे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। क्रमागत होता है यहाँ से ये साथ साथ चले और यहाँ पे आ गए, तो अक्रमागत इस एक छोड़कर जो दूसरी भुजा है उसको अगर हम मिला रहे हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका एक विकर्ण का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो AC और BD क्या है, विकर्ण है। नेक्स्ट है समबहुभुज से संबंधित सूत्र, फार्मूला ऑफ रिलेशन ऑफ टू पॉलीगन। देखिए, सभी अंतः कोण का योगफल कितना होता है, ये होता है n-2 इंटू ये हो जाएगा 180। देखिए, n जो है यहाँ पे है भुजाओं की संख्या है, क्या है ये, भुजाओं की संख्या है।
वहीं बात करते हैं सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, ये होता है 360 अंश होता है। वहीं प्रत्येक बाह्य कोण की बात करेंगे तो यहाँ पे n से हम भाग दे देंगे, ठीक है। वहीं बात करते हैं विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है n-3 बटे हो जाएगा 2, ठीक है। अगर बात करते हैं, देखिए आयत की बात करते हैं तो आयत में भुजाएं कितनी होती हैं, 4। तो देखिए इसमें विकर्ण निकालते हैं कितना आता है, तो देखिए 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, अर्थात 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पे 5 रख देते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम विकर्ण की संख्या निकालते हैं तो अगर हम n बराबर 5 रख देते हैं तो क्या आंसर आता है, इसका हम देख लेते हैं। देखिए n वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रखा, ये हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 3 और बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, अगर इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 5। तो पंचभुज में विकर्ण कितने बनते हैं, 5 विकर्ण बनते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला से आप किसी का भी आप विकर्ण निकाल सकते हैं। यहाँ पे सभी अंतःकोणों का योगफल भी आप निकाल सकते हैं। बात करते हैं इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये फार्मूला हमारा सही है कि नहीं सही है, तो हम यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो उनका अंतःकोण का योग देख लेते हैं कितना आता है। तो जो कि हमें पता है अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 180 यहाँ पे वैल्यू अगर आती है तो हम इसको मानेंगे कि ये राइट फार्मूला है। तो देखिए n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखेंगे, -2 करेंगे और इंटू 180 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणित 180, अर्थात यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा 180, अर्थात प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक की बात नहीं, केवल अंतःकोण, जो त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं उनका कितना होता है, 180 होता है। वहीं पे समकोण वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में कितने भुजाएं होते हैं, 4 होती हैं। तो देखिए उसका भी चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 180 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360, अर्थात एक जो है कि वर्ग के अंतः जो कोणों का योग है वो कितना होता है 360, जो कि राइट हो रहा है। तो यहाँ से बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बात करते हैं वो है कि तारांकित भाग, जैसे कि आपका स्टार बना होता है, उसका अगर हमें अंतःकोणों का योग निकालना हो तो ये फार्मूला क्या होता है, शीर्ष कोणों का योग। जैसे कि एक स्टार बनता है, देखिए स्टार अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए ये वाले एंगल जो होते हैं, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये वाले इनका योग कितना होता है, इनका योग के फार्मूला है यहाँ पे n-4 इंटू होता है 180, ठीक है। लेकिन ये तारांकित स्टार वाले भागों को यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज कर लें, याद कर लें, बेहद ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए यहाँ पे प्रूफ दिया गया है कि यहाँ पे देखिए एक तारांकित जो कि एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, सी, डी, ई, एफ की वैल्यू जो कि निकालना था। तो यहाँ पे एंगल कितने हैं, ये एंगल हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे 6 रखी है, -4 इंटू कितना करना है 180, तो ये पूरे टोटल भाग कितना आ गया 360। वहीं बात करते हैं, ये 5 भाग हैं इसमें, तो ये देखिए पाँचों का, तो 5 - 4 करेंगे तो ये 180 अंश आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, ये होता है आपका 180 अंश, ठीक है। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, ये होता है 180 अंश। बाह्य कोण की बात करते हैं तो क्या करेंगे, 180 अंश में हम अंतःकोण का माइनस कर देंगे। तो यहाँ से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात कर रहा है कि n भुजाओं वाले समबाहुभुज के लिए रेगुलर पॉलीगन की बात की गई है, यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन की। तो प्रत्येक अंतःकोण अगर निकालना है तो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, ये होता है n-2 इंटू 180 होता है। वहीं बात करते हैं प्रत्येक की, तो जितने भुजाएं हैं उससे अगर हम भाग कर देते हैं तो प्रत्येक अंतःकोण का योग प्रत्येक अंतःकोण आपको मिल जाएगा, ठीक है।
बात करते हैं प्रत्येक बाह्य कोण, तो टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, उसमें n से भाग करेंगे तो ये आपको प्रत्येक बाह्य कोण निकल आएगा। वहीं बात करते हैं भुजाओं की संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे 360 में हम क्या करेंगे प्रत्येक बाह्य कोण से भाग कर देंगे तो n जो कि आपको भुजाओं की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे प्रूफ की बात करते हैं तो देखिए कितने, अगर 360 है तो हम यहाँ पे बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, ये होता है 60 का। तो अगर हम 60 से भाग करते हैं तो देखिए प्रत्येक बाह्य कोण अगर भाग करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 छंग 36, अर्थात यहाँ पे जो भुजाओं की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कि प्रत्येक कोण अगर 90, यहाँ पे जो कि ये यूज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे त्रिभुज के लिए। अगर बात करते हैं हम हम बात करते हैं आयत की, तो आयत की अगर चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 360। यहाँ जो कि बाह्य कोण की बात कर रहा है तो देखिए प्रत्येक बाह्य कोण अगर समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो हमने क्या यहाँ पे गलत फॉर्मूला यूज कर दिया था, सॉरी इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बाह्य कोण की बात करते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, अगर अंतः कोण आपका 60 हो रहा है, ये टोटल 60 हो रहा है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 120। ठीक है, 120 करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 120 से भाग देते हैं तो 12 तिहाई 36, अर्थात 3 भुजाएं आपको मिल जाएगी। हमने यहाँ पे जो कर दिया था इसके लिए माफ़ी, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक अंतः कोण से हमने भाग दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य कोण से बात की गई है, बाह्य कोण से भाग देंगे तो आप निश्चित रूप से उनकी भुजाओं की संख्या को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो एरिया की बात करते हैं तो इसका ये फार्मूला है। अगर यहाँ से आप भी किसी भी रेगुलर पॉलीगन की आप क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो होता है n/4 a स्क्वायर कॉट हो जाएगा और 180/n हो जाएगा, जहाँ ये क्या है भुजा की संख्या है, भुजा की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे n जो होगी ये भुजाओं की संख्या हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो भुजाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, तो यहाँ पे 3 रख देंगे आप, यहाँ पे 4 रख देंगे, ए स्क्वायर आपका रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट 180 बटे हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 6 × 18, तो हो जाएगा 60 का कॉट 60 का मान रखेंगे तो ये आपका पता चल जाएगा √3/4 a स्क्वायर, जो कि ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से किसी भी रेगुलर पॉलीगन की आप निकाल सकते हैं एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि ये संबंधित बहुभुज से संबंधित गुण हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, किसी बहुभुज त्रिभुज एवं चतुर्भुज को छोड़कर अंतः कोण का योगफल बाह्य कोण के योगफल से बड़ा होता है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट बात करते हैं त्रिभुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें प्रत्येक कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल का आधा होता है। वहीं बात करते हैं चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें बाह्य कोण का योगफल अंतः कोण का योगफल का समान होता है। तो यहाँ से ये जो टर्म है इसको भी आप समझ लें, याद कर लें। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।